अस्सलामुअलैकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में रैलीज निकाल रही है इन सॉलिडारिटी विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। 14 जो तारीख दी थी 14 मई को इलेक्शंस की, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अंदर उस पर अमल नहीं हो रहा। आइन के मुताबिक इलेक्शंस तो होने चाहिए थे, 90 दिन में होने चाहिए थे। आर्टिकल 254 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि टाइम पहले पंजाब के अंदर वेस्ट कर दिया गया था, इस वजह से 14 की तारीख दी गई थी और तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुआवनत के पाबंद हैं। ये आपका आईने पाकिस्तान कहता है, लेकिन उसके बावजूद आईने पाकिस्तान हुजूर टूट चुका है। हमारी राय के अंदर तो आईने पाकिस्तान टूट चुका है ऑलरेडी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब तो चलें सॉलिडारिटी कर रहे हैं, यकजहती का इजहार कर रहे हैं, कुछ ढारस बंधा रहे हैं और कुछ हौसला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप करें, अमल करें। जिन्होंने अमल नहीं किया, जिन्होंने आपके फैसले को मानने से इनकार किया, आप फिर उनके खिलाफ एक्शन लें। देखेंगे अब आगे एक्शन होता है या नहीं होता। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मुनासिब फैसला देना है, उन्होंने अभी भी मुनासिब फैसला देना है और वो एक मुसालहती मॉड के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कानून है वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट जो आई एम सॉरी टू से, जो आप कह रहे थे जैसे, और हमें कुछ उस पर डाउट था और वो दुरुस्त साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जितना एग्रेसिव आपका हमारा ख्याल था उतनी हुई नहीं, और अभी भी आगे कुछ मुसालहती मॉड के अंदर या वो कह लीजिए कि बैक फुट पे जाती हुई कुछ लग रही है, नजर आ रही है। आपको क्या नजर आ रहा है? 14 को तो अब इलेक्शन नहीं हो रहे फॉर श्योर, उसके बाद क्या हो रहा है सर? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हालात और वाकयात नजर आ गए हैं, 14 को इलेक्शन नहीं होने। लेकिन एक बात तो साबित होगी है कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। अगर मैं लफ्ज नंगा का भी कहूं तो बुरी बात नहीं है, जो कि आईनी जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी नहीं की है। और जो काम हमारी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। आइन में आर्टिकल 220 यही तो था कि ये इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन को कि तमाम एग्जीक्यूटिव थ्रू आउट पाकिस्तान हैड टू एक्ट इन एड ऑफ इलेक्शन कमीशन। 218(3) साफ शफाफ इलेक्शन कराने की बात करता है। अब ये भी रिकॉर्ड की बात है कि इलेक्शन कमीशन पहले दिन से ही, यानी उनकी निगरान वजीर आला की सिलेक्शन से लेकर अब तक का जितना अमल है वो यही है कि वो, मैं तो कह सकता हूं कि पीडीएम की बी टीम के तौर पर ये किरदार अदा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की सिलेक्शन सबको पता था पहले दिन के, उन्होंने बड़े अरसे से पता है अजहर साहब, सबको नजर आ रहा है, उन आगे करना की है। हाँ, अब चले, अब आगे आते हैं इस बात को। अब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ। अच्छा। यानी मैं समझता हूं कि आज भी जो है ना, यानी एक तजर्बा पहले कर लिया था यूसुफ रज़ाक गिलानी के दौर में 2012 में, जब वो खत नहीं लिख रहे थे तो उनकी नाहली के लिए मैं पिटीशन लेकर गया था और नाहल करवा लिया था। खत फिर ना लिखा, राजा परवेज अशरफ आ गए और फिर उन्होंने एक कानून बना लिया। जैसे अब एक कानून बना ना, उस वक्त भी ये पूरी साजिश हुई थी। और अब आकर इसीलिए, यानी मैं तौहीन अदालत तो वजीर आजम भी कर दिया, काबीना ने भी कर ली, मामला इंटेंशनली आपने भिजवा दिया एक कमेटी के पास, कमेटी का सारा रिकॉर्ड आ गया। वो तो आप खेल नहीं सकते थे उसके साथ। हमने खेला कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पर वहां खेले। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हम समझते हैं इट इज डूएबल, वो सेक्रेटरी फाइनेंस को, गवर्नर स्टेट बैंक को और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया और आपने देखा कि जो 20 अरब नहीं मान रहे थे, 1392 अरब रुपया तो वहीं से निकल आया। फिर आपने देख लिया आटे के चक्कर में 100 अरब रुपया इन्होंने धोस दिया। हम शोर डालते हैं, मैंने वो भी हाईकोर्ट में सबूत के तौर पर रिकॉर्ड रखा है। अब क्या करना है? अब सुप्रीम कोर्ट को मैं तो समझता हूं कि बड़ी वजाहत के साथ अब जो कि काम करना है एग्जीक्यूटिव ने। पार्लियामेंटेरियन का काम या मिनिस्टर का काम इंचार्ज के तौर पर तो हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है ना, सारी तैयारी मुकम्मल पड़ी हुई है। ये सिर्फ 5 लोग या वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या 4। सर जी ये बताएं कि आइन पे अमल ना करने पे, और ये आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और मैं मुहावरतन बात कर रहा हूं, सर किसका जाएगा अब? अच्छा देखिए, यहाँ तो मेरी बात हुई कुछ ब्यूरोक्रेट के साथ, ब्यूरोक्रेट भी अंदर बैठे हुए ना, कुछ उन्होंने कहा था ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत है। मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते में ये केस की समाअत आती है तो सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जो लिख के दे रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है डेट देने को। भाई डेट जब तुम लोगों ने देनी नहीं है तो किसने देनी है? वैक्यूम तो नहीं रह सकता ना। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और आज को बता दूं आपको, शोकाज होना है
आप देखिएगा, ठीक। पैसे भी ट्रांसफर होंगे, अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अरेंज होंगी, पुलिस भी आएगी, आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, इन सबको तौहीन अदालत के नोटिस देने चाहिए और सर जी हो देकर तो तब ना मलिक साहब, एक सिर्फ इसमें ऐड कर दूं, ये सारा कुछ तब होगा जब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच है वो ये कहेगा कि जनाबे वाला मुज़ाकरात बहुत हो गए। वो खुद मुसालहती मोड में है, वो अभी भी मुज़ाकरात से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं है, उधर भी एक डिवाइडेड ओपिनियन है। जब तक ये मामला चलता रहेगा कि एक ही दिन पे इलेक्शन होने हैं और किस तरह से करने हैं, तो फिर पता नहीं नोटिस भी होंगे कि नहीं होंगे। आप कह रहे हैं तो चले मान लेते हैं। अदर साहब, ना 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 ना, ये देखिए भाई साहब, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक कंडीशन तो वाजे है। मैं लंदन में कल इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ और एलीट बैठी हुई थी, यहाँ बैरिस्टर्स बैठे थे, सोलिसिटर्स बैठे हुए थे, और सबका कंसेंसस याद है 90 दिन के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे ना कहे, हाई कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट का 10 फरवरी का फैसला है 90 दिन में इलेक्शन कराने, और इलेक्शन अगर आपने डिले करने हैं तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, डिविएशन करनी है आपने, तो अगर ऐसी पोजीशन हो तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है। और यहाँ का जो कंसेंसस हमारे यहाँ हुआ, उन्होंने कहा इसमें तौहीन अदालत में जितनी एग्जेक्टिव्स हैं इनको जेलों में भेजें। और वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर ली ना, तो ये तो डरपोक लोग होते हैं, इन्हें पता नौकरियां जानी है। कल अगर तौहीन अदालत में सजा होती है, सजा तो होगी, नौकरियां भी जाएंगी। और उन सबको पता है, इंटरनल रिपोर्टें इनकी है कि कोई या तो बताए ना ऐसे हालात। अच्छा अजहर साहब आपकी जज्बातियत की मैं कदर करता हूँ, मगर जो आप तुसी वो कहते हो कि कल मैं देखूंगा, कल तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और भाई इलेक्शन 14 को नहीं हो गए, तौहीन अदालत भी हो गई, आइन भी टूट गया, 90 दिन की वायलेशन भी होगी, और तुसी अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हो नहीं होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे आप बताएं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं है कि मैं अदालत पे कोई कमेंट करूँ। आप कहते हैं कि 14 को इलेक्शन कराओ, इसका मतलब आसान जुबान में है कि आपकी हुकूमत ने इंतहाई चालाकी से हुकूमत, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने कर दिया, एक जंग वो तैयार होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है जिस केस का सुओ मोटो लो कि जी हम 14 की तारीख बदलने हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी वो इज्जत कहाँ गई? मुझे बताएं व्हाट इज द वे आउट। मुझे तो लगता है चारों तरफ दीवारें बंद हैं। नहीं, देखिए दीवारें तो बंद, देखिए यही तो इशू है कि रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस का जो हाल इन हुकूमतों ने कर दिया, आइन एक तरफ कर दिया सर हो गया, इट्स बीइंग डन। आगे चले ना, ये आप अभी तक कह रहे हैं कि नोटिस होंगे, इट इज बीइंग डन, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए बात यही है, अब तौहीन अदालत कमिट हो गई है, पहला तो काम है इनको सजाएं दें, और इसमें ब्यूरोक्रेसी और इन सब लोगों को सजाएं दें। और दूसरा जो अब डूएबल बात है कि पैसे नहीं दिए, बैलेट पेपर छपे नहीं है, नॉमिनेशन पेपर से लेकर सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब तो सिर्फ पोल डे की डेट आनी है, तो पोल डे की डेट जो 14 मई वाली है ये आगे हो सकती है, आर्टिकल 254 को सामने रखते हैं, लेकिन इस तरह आगे नहीं होनी चाहिए। इसमें पहले इनको फिक्स किया जाए, इनको इसकी सजा दी जाए, सजा देने के बाद अगला प्रोसेस लिया जाए। और देखिए दोनों काम होंगे, एक नहीं काम होगा। चले सजा किसको देंगे? सजा किसको देंगे? वजीर आजम के पास जाएंगे, वो कहेगा मैं कैबिनेट में गया, कैबिनेट के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी हम पार्लियामान के पास गए, पार्लियामान के पास जाएंगे, वो कहेंगे हमने 2 दफा का रिफ्यूज किया। किस को आप तौहीन अदालत में पकड़ेंगे? का कह रहे हैं मेरा ख्याल है बीच में। देखिए मैं इसका बड़ा सिंपल सा बता दूं, वजीर आजम और काबीना, चीफ एग्जीक्यूटिव ये है, आर्टिकल 90 और 91, यानी ये वाला मामला तो आपने लेके नहीं जाना था, ये वाला मामला तो आपने पार्लियामेंट में ले जाना नहीं था, इख्तियार ही नहीं था। या तो बता दे किस कानून के तहत। आप भी इतने अरसे से देखते आए हैं कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है वो पैसे खर्च किए जाते हैं, बाद में एनुअल बजट स्टेटमेंट पास हो जाती है। ये तो अब और रूल और जो आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह है या आपके फाइनेंशियल प्रोसीजर है वो यही है। और ये वाला पैसा वो है जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का है, यानी हुकूमत को इख्तियार ही नहीं है कि ये पैसा रोक लिया जाए इलेक्शन कराने के हवाले से। तो पहले तो बात ये ज़हन में रखिएगा कि ये वाला वजीर आजम और काबीना, पार्लियामेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट का जो मर्जी आप बैठ के हैं वो हाईकोर्ट का इख्तियार है, और वैसे भी वो एक करारदाद है और करारदाद की अहमियत कोई नहीं। और दूसरी बात है कि इन्होंने एतमाद का वोट लेके अपने आप को खुद फंसा लिया कि पहले तो ये हो सकता था कि जनाब हमारी पार्लियामेंट में तादाद ज्यादा नहीं थी इसलिए हम मनी बिल मंजूर ना करा सके, लेकिन अब चूंकि इन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया, पार्लियामेंट में तादाद भी मौजूद थी,
आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा। अच्छा अजहर साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वुज़रा की गर्दनें मारने का जो रिवाज है अब ये खत्म होना चाहिए, तो वो इसी खदशे के पेश नजर कहा है कि उन्हें लग रहा है कि शायद वजीर आजम पे भी इस तरह की कोई तलवार लटक रही है। वो चूंकि अजहर सिद्दीक साहब इंग्लैंड है ना, तो इस वजह से वो सिग्नल्स का कोई मगर इशू आ वो गया। पॉइंट वही है जो मैं उनसे भी बहस कर रहा था कि देखिए आपकी चोना आ गए वाली हैं। तोहीन तो हो गई है, इस पे कोई एक्शन तो होना चाहिए सर ना। उनकी ये तो मुआवनत सब- नहीं कर रहे आर्टिकल 190 के देखिए, तहत तमाम अकबर- इदारे, वो भी तौहीन नहीं कर रहे। अगर आप दे आर बाउंड टू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मैं मुताबिक। एक फिल्मी सी बात करूं, अगर मैजिक भी आप ले आए 14 को इलेक्शन नहीं होने, इसका मतलब वो है तो- आइन भी वो तो अजहर गया, साहब मान- तोहीन अदालत भी होगी। हाँ, अजहर सिद्दीक साहब, वो जो वजीर दिफा ने कहा, आपने सुनी होगी तकरीर उनकी पार्लियामेंट के, ये वज़रा आजम की जो गर्दनें मारने का मामला है ये खत्म होना चाहिए, तो वो इस वजह से ही कहा कि उनको ये खौफ है अभी भी कि कोई तलवार लटक रही है वजीर आजम पे। देखिए ना एक बड़े, और ये भी मैं बताता चलूं कि जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर किया है, मैं ऑलरेडी डाटा मंगवा चुका हूं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आर्टिकल 68 के पीछे वादे है कि आप जजेस के बारे में, कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, और दे कैन उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बड़ी वादे होगी। और इस वक्त जो है ना, इस वक्त आपका आइन एक स्टैटिक पोजीशन के अंदर है। अगर आपने इस तरह के हालात रखे, आइंदा कभी भी इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और यही अब यही जिम्मेदारी आ गई है हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। बाकी इदारे अब तब खामोश बैठे हुए हैं, मेरी खुद समझ से बाहर है कि आपके जो मसाइल हो चलते रहे। आप मसाइल यानी हुकूमतें तोड़ना बनाना, ये अपनी जगह रखें। आपने आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज करना है, और ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ना किया तो कल फिर यही हाल होगा, गली मोहल्लों में फैसले होंगे। अजहर साहब आपने पार्लियामान का कहा कि उन पे तौहीन अदालत लगती है, जो आपने कहा उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि स्पीकर साहब तो फरमा रहे हैं कि अगर कोई वजीर आजम की तरफ आया तो बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा पार्लियामान से, आप इस पे क्या कहते हैं? वजीर दाखिला ने सर कहा है कि या ये रहेंगे, पार्लियामान की बात की है ना, वजीर दाखिला भी साथ कह रहे हैं, वो ऐड कर ले उसके अंदर, वो कहते हैं कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे। सर मैं आ जाता हूं, पार्लियामान का रिएक्शन क्या आएगा? एक करारदाद पास कर सकते हैं ना, उसके अलावा क्या है? इस मुल्क को, यही तो एक फर्क है, स्टेट और गवर्नमेंट में जो ओवरलैप हो गया। स्टेट ने चलाना है, स्टेट चलेगी आपकी एग्जेक्टिव्स के साथ, स्टेट आपकी चलनी है एग्जेक्टिव्स के साथ चलनी है। अब वो एग्जेक्टिव्स को अगर सामने रखकर देखा जाए तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तो जो ऑर्डर आएंगे वो एग्जेक्टिव को मानने पड़ेगा। एग्जेक्टिव आपका ऑर्डर मानने से इनकार नहीं कर सकती है। बड़े आपके खूबसूरत अल्फाज सर, मैं उसी पे आपसे अब मैं ये इसलिए रोक रहा हूं, आपके अल्फाज पे मैंने आपसे सवाल पूछना है। आपने कहा है कि स्टेट ने चलाना है पाकिस्तान, आप मुझे ये दिल पे हाथ रख के बताइएगा, स्टेट इलेक्शन करवाना चाह रही है? बिल्कुल स्टेट इलेक्शन करवाना चाह रही है। अच्छा, कौन सी स्टेट? रियल स्टेट कि ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है इसकी इजाजत तो दी नहीं जा सकती ना। ये जो हुकूमत वक्त है, अब ये मौका आ गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट को स्टेट को उस बाउंड्रीज में लेके आना है, यानी या तो खुल के स्टेट सामने आए। अच्छा साहब, आप किस तरह कैसे? इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं कराने, वो आपने इलेक्शन नहीं कराने, स्टेट और क्या है? इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम नहीं इलेक्शन करा सकते, आप कह रहे हैं वो करा सकते हैं। देखिए मैं देखे ना, बड़ी सिंपल सी बात है। 5 लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं कराने, जो 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन है कि उसकी मशीनरी ने सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर दिया। पैसों का मसला था, पैसों के लिए जो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं कि मैं तो तौहीनी अदालत में इलेक्शन कमीशन को भी घर जाता देख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन जो है ना, देखिए ना, इन्होंने अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किए। इनके पास आर्टिकल 220 मौजूद था, उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया आर्टिकल 220 को। 220 को इस्तेमाल करना चाहिए था। और अब जो मामला है ना, अब एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि ये जो कह रहे हैं ना पार्लियामान सुप्रीम, पार्लियामान देखिए अपना कोई 14 दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम का पार्लियामान कानून बनाए रोका उसको, आइन में तरमीम करनी है करे, रोका है उसको। लेकिन जो कानून फिल वक्त मौजूद है, जो आईने पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, उस पर अमल दरामद होना है। उसमें पार्लियामेंट का भी कुछ तब्दील नहीं कर सकता। ये कौन होते हैं ये बैठकर अंदर बैठकर करारदाद पास करना और ये सारा कुछ काम करना? इनका तो इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बीइंग हेल्ड इन अबेयंस, और ये जो इस वक्त एसेंशियली मुअत्तल है, मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लगता है, और आप भी उस दिन यही बात कर रहे थे, एतजाज साहब भी यही बात कर रहे थे, काजी फायज ईसा साहब के साथ इन्होंने मुफ्त की अहमी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं, बड़े अपराइट जज हैं वो भी। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आके ये जो है ना
रेट्रोस्पेक्टिवली इनको पकड़ के सीधा कर देना है अगर मामला वहां तक चला गया जो कि चाह रहे हैं कि सितंबर तक चला जाए। आखिरी क्वेश्चन सर मैंने आपसे पूछना है, निगरान हुकूमत ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं, आप इस पे क्यों नहीं गए किसी अदालत में, या इनका क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से अभी तक काम कर रहे 3 महीने के बाद भी। देखिए, आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 105 को पढ़ लें। ठीक। केपीके के अंदर तो पोल डेट ही नहीं दी इन्होंने अभी तक। केपीके में अभी तक इन्होंने पोल डे ही नहीं दी। पोल डे गवर्नर ने देना था और गवर्नर नुमाइंदा है वफाकी हुकूमत का, वहां डेट ही दी और उसके बाद निगरान हुकूमत आनी है। तो निगरान हुकूमत तो गैर कानूनी और गैर आईनी है। पंजाब के अंदर 90 दिन पूरे हो गए हैं। आज ये नहीं कि असेंबलियां बहाल हो गई हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही जिस पोजीशन पे थे असेंबलियां तहलील होने के बाद वहां तक आ गया, और इसमें शेख रशीद साहब की तरफ से मैंने पहले एक नोटिस दिया था। सर इनको घर किसने भेजना है? अगर ये गैर आईनी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, तो इसका जो आगे फेट है वो किसने सील करनी है? देखिए, मैंने पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, हाई कोर्ट जाने से इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन तो करवा नहीं रहे आप, जब आप इलेक्शन नहीं करवा रहे तो फिर 90 दिन से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते। यानी ये फिर उसका जवाब नहीं आया सर, आपने जो नोटिस भेजा इसका तो इख्तियार ही कोई नहीं है। 14 सब गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर है। अगला जी गैर कानूनी गैर आईनी तो बिल्कुल है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी राय से भी आगाह किया। ताहिर मलिक साहब ब्रेक लेनी है, क्लोजिंग रिमार्क्स। मतलब देखें बात बड़ी सिंपल सी है, वो जितने हम सवाल पूछ रहे थे कोई दिल तो नहीं करता ये पूछने का कि पाकिस्तान में और उस पर हम दांत निकाले, या कोई भी बंदा कि यार आइन मुअत्तल हो गया पाकिस्तान के अंदर और एसेंशली किसी ने फैसला कर लिया इलेक्शन नहीं करवाने तो नहीं होने, मतलब मुल्क ऐसे चलते हैं यार। देखिए अकबर, बिल्कुल सीधी सी बात है, हुकूमत ने इंतहाई चालाकी से ना सुप्रीम कोर्ट को ना कोई रास्ता नहीं दिया। 14 को इलेक्शन हो नहीं सकते जो उन्होंने फैसला किया। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि जनाब मैं तारीख बदल रहा हूँ, इसका मतलब है नज़रिया ज़रूरत फिर जिंदा हो गया, तो आपने 75 साल में नज़रिया ज़रूरत को नहीं निकलने नहीं दिया। अब मुझे बताएं 14 को अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर आप एक दिन का भी इजाफा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्रिटिसिज्म हम जैसे लोग करेंगे, देखें जी फिर नज़रिया। अच्छा चलें, बात आपकी दुरुस्त है, आइन भी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन चालाकियों की आप बात कर रहे हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, अभी नहीं होंगे तो आगे जरूर होंगे, ऐसे हो नहीं सकता। और हमने माजी में दलदल में जा रहे हैं ना, मजीद नेगेटिविटी। जी बिल्कुल, वो जो लेके जा रहे हैं, चले उनका शुक्रिया, क्या कह सकते हैं सब मामले के ऊपर। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। इमरान इस्माइल साहब सीनियर पीटीआई लीडर हमारे साथ हैं। साबिक गवर्नर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोशिश की इंप्लीमेंट कराने की अपने ऑर्डर्स, लेकिन किसी भी इदारे ने बाजू नहीं पकड़ाई, और बल्कि आइन की तौहीन ही की है। लेकिन बहरहाल इलेक्शंस नहीं हो रहे, अब आगे किसी एक मुतफ़िका डेट पे होंगे, लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह पर रहे। उसके नीचे जो एक मेन बात है सर वो ये है, और वो आपको भी पता है, वो ये है कि इमरान खान को हमने हुकूमत में नहीं आने देना। ये एक मैसेज ओवरऑल फ्लोट होता है, सब इसके बारे में बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं इसके बारे में। इस मामले का क्या किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चूंकि लाइन ड्रॉप हो गई है इमरान इस्माइल साहब की, तो उनसे दोबारा बात करेंगे। यही पॉइंट ताहिर मलिक साहब आपके लिए मेन चीज मेरी नजर में तो ये है कि भाई मकबूल है, कबूल नहीं है। यार देखें ना, ये हमारी यहाँ बड़ी बदकिस्मती, हमारी एक अजीब अनसीन एक सेंसिटिव हमारे शायद अंदर है। हम कुछ कहना चाहते हैं, हम कहते नहीं। ये पूरा पाकिस्तान में आप किसी बंदे से पूछ लें कि जी फैसला तो किसी और ने करना है। मेरा हाल है, पाकिस्तान में अगर वाकई आपने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है तो ये अंडर की टेबल को ऑन द टेबल करें, चीज़ें सामने आनी चाहिए। मेरा हाल है, रियासती इदारों का भी हक है अंडर द टेबल को। खूबसूरत आपने लाइन दी है। इमरान इस्माइल साहब दोबारा हैं साथ हमारे। इमरान साहब, इफ़ यू कुड हेयर मी बैक देन, मैं सवाल में मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में आईनी कानूनी जंग जो आप लड़ रहे हैं, और उसके अलावा जो पब्लिक सपोर्ट के साथ आप कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अब ओपनली ये बात होती है और हर जगह से ये बात हो रही है, आपकी ऑपोजिशन भी अल्लाह ये कहती है कि इमरान खान नहीं दोबारा आएंगे क्योंकि फैसला कर लिया गया, कहीं पे फैसला हो गया है कि इमरान खान कबूल नहीं है। तो इसको एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है सर? नहीं, जरूरी नहीं है, इसलिए कि ये मरीम नवाज का फैसला है। मरीम नवाज चाहती हैं कि इमरान खान दोबारा ना आए। मरीम नवाज चाहती हैं कि इमरान खान को जेल डाल दिया जाए। वो चाहती हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर जाए। तो ख्वाहिशात पे तो नहीं दुनिया चलती। इमरान खान कैसे नहीं आएंगे? इमरान खान तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान की जमात जो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है। तो जो भी हो जाए,
मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को कोई रोक नहीं सकता। अगर ये रोकने की कोशिश करेंगे, बंद बांधने की कोशिश करेंगे, अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, तो उसके रिपरकशंस होंगे और इनको खुद अंदाजा है कि उसके कितने हौलनाक रिपरकशंस हो सकते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। मैं सिर्फ इसके अंदर ये ऐड करना चाह रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मरियम नवाज की तो ख्वाहिश है, डिसीजन लेने की उनमें पावर नहीं है, किसी में भी नहीं है, किसी सियासतदान में नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ उस पर। देखिए, अगर आपका इशारा इदारों की तरफ है, इंस्टीट्यूशन की तरफ है, तो वहाँ से हमें कोई ऐसी वाइब्स अब तक नहीं मिली कि वो उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश हो कि इमरान खान दोबारा नहीं आएंगे इक़्तिदार में। और अगर किसी की इंडिविजुअल की ऐसी ख्वाहिश हो भी तो उसे अवाम के, हम तो अवाम के पास जा रहे हैं ना, हम तो किसी के पास नहीं जा रहे हैं। सीरियसली आपको अभी तक ऐसी कोई वाइब नहीं हम अवाम के पास जा रहे हैं और वहाँ से देखिए। वाकईतन सर? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी। अच्छा। नहीं, ऑफ कोर्स मैं 140 पर्चे जो हैं, झिझक के आपसे बात कर रहा हूँ, वहां से सिक्योरिटी नहीं है, पर्चे तो पैसे पीडीएम नहीं की है। हुकूमत ने कराए ना। ये तो नहीं तो खान हाँ, साहब ये तो ठीक है। खान साहब तो वो ऐसे ऐसे अपने नहीं, इमरान भाई, वो खान साहब की अगर स्टेट्समेंट लीजिए तो मेरे लिए शायद आपके लिए डिफेंड करना आपको मुश्किल होगा, चलो छोड़ देते हैं हम। वो तो बेशुमार इल्ज़ाम लगाए और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इंतहाई अहम ओहदों पे जो लोग बैठे हैं उनका भी नाम दिया गया। मैं मेरा सवाल ले लें, छोड़ दें आप इसको। मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा जी खान साहब बड़े मकबूल हैं, मैं आपसे 100 थोड़ा सा मुझे सर प्लीज कर लें, क्लियर चलिए आप कर दें फिर। जी प्लीज। देखिए, जो खान साहब ने जो इल्जामात लगाए अपनी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, वो बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने एक स्पेसिफिक सवाल मुझसे किया कि क्या इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने के लिए कोई ऐसी आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से कि इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। तो ना ऐसी कोई आवाज़ें हमें मिली हैं, ना ऐसी आवाज़ों में हम कान धरेंगे। ये तो हम अपनी आवाम की ताकत पे जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर इमरान खान इक़्तिदार में दोबारा आएंगे। चलें, अल्लाह ऐसी करे जी। मेरा आपसे सवाल ये कि आपने कहा खान साहब मकबूल तरीन लीडर है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ पॉजिटिवली। आपने कहा अगर इक़्तिदार ना दिया गया, सिस्टम को रोका गया तो बड़े खौफनाक नताइज निकलेंगे। आपने 1 साल पहले असम्बली से इस्तीफ़े दिए, क्या नताइज निकले? 2 दफ़ा आप लॉन्ग मार्च पे गए, आपके क्या नताइज निकले? फिर आपने असम्बली तोड़ी, उसके क्या नताइज निकले? इतनी अग्रेसिव डिसीजंस हैं खान साहब के कंसिस्टेंटली। मेरा हाल 3 रोज़ की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, 100 के करीब जलसे हैं। कोई बता सकते हैं अभी तक 1 साल में कॉन्क्रीट इफेक्ट क्या है? अवाम तो निकले। मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें कि बड़े फैसले जो है ना वो बड़ा लीडर कर सकता है। छोटे और आम फैसले जो है वो छोटे और आम लीडर ही किया करते हैं। वो बड़े फैसले करने की सकत नहीं रखते, उनकी समझ से बाहर होती है। ये लॉ ऑफ नेचर है, अल्लाह की तरफ से होता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि मैं चाहूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े फैसले करूँ तो शायद ना कर पाऊँ, मुझे अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी नहीं दी। तो एक तो ये कि इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है और एक आम फहम की समझ शायद उसकी बात के लोगों को देर से आती है। जब हम इक़्तिदार से निकले थे ना बाहर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं थे जितने आज हैं। और इस पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि लोगों को इमरान खान ने दिखाया कि मैं नेशनल असम्बली को भी छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी 2 हुकूमतों को भी ख़त्म कर सकता हूँ। मुझे इलेक्शन चाहिए ताकि मैं आपके जो आपसे वादे की थी, चीज़ें की थी, उस पर वापस आऊँ, क्योंकि ये तबाही की तरफ ले गए मुल्क को। और आज जो अगर उस वक्त ग्राफ यहाँ था तहरीक इंसाफ का, तो आज यहाँ चला गया है। और जाहिर है कि इन बड़े फैसलों की वजह से, इन रैली और इन जलसों की वजह से, अवामी राब्तों की वजह से आज यहाँ गया है। अगर इमरान खान असेंबली में बैठे रहते और इसी तरह ये मामला चलते रहते तो हम हर बैड डिसीजन का पार्ट होते और आज हमारी पॉपुलैरिटी और हमारी जो इस वक्त पब्लिक में डिमांड है वो इस कदर ना बढ़ पाती। अच्छा, विदाउट अ डाउट पॉपुलैरिटी तो इमरान खान साहब जिस वेव पे राइड कर रहे हैं, मतलब मुवाजना उसका दौरे हाजिर में तो किसी से मुश्किल है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे पास एक प्लान आया। ये पहले खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब फायरिंग करके पुलिस वाले जो है ना वो हम पे जब हमला करें इमरान खान साहब पे हो तो वो अपने ही बंदे मार देंगे और उसके बाद एक ऑपरेशन मुर्तज़ा भुट्टो स्टाइल करके ये मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा आजकल एक और रूमर है, वो बड़ा जो है ना वो विंड पकड़ रही है, वो ये है, और वो बड़ी कंसिस्टेंटली उन सहाफ़ियों की तरफ से, उन पॉलिटिशियंस की तरफ से खास तौर पे आ रही है जो क्लोज आजकल समझे जाते हैं कंसर्न क्वार्टर्स के। वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान अपने बंदे मरवाने के चक्कर में है और फिर उसके बाद हम पे डाल के मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी। इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्लीज।
देखें, नंबर वन तो ये कि जो इमरान खान साहब बात करते हैं, जब भी वो अपने असैसिनेशन की बात करते हैं, उसमें वजन इसलिए होता है कि इमरान खान के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है दुरुस्त। और वो अपनी एक जो उनको लोग इतलात देते हैं, जो कंफर्म चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर वो चीज़ें अवाम के सामने रखते हैं। ये खान साहब का डिफेंस भी है कि जब एक वो सामने वाले का प्लान एक्सपोज करते हैं तो ये उनका डिफेंस भी बनता है इसके ऊपर। और वो इमरान खान जिसको मैं जानता हूँ पिछले 30 साल से, वो शख्स अपने पेट में रखने वाली बात तो उसके पास है ही नहीं। उन्होंने तो आके पब्लिक के साथ शेयर करनी है हर चीज़, वो हर चीज़ अवाम के साथ शेयर करने पे यकीन रखते हैं। सो दिस इज अ साइड। और ये जो जर्नलिस्ट इस वक्त ये रूमर्स चला रहे हैं या ये किसी प्लान के तहत ये बात कर रहे हैं, ये ऑन पे रोल होंगे या किसी के पे स्केल पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने कभी भी, मैंने नहीं देखा कि कभी ये कौमी मफाद के लिए बात करें, ये कभी सच बात करने की। चलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको कहीं से पैसे मिले होंगे, लेकिन कहीं से इन्फॉर्मेशन जरूर उनको फीड हुई। मैं कह रहा हूँ ना जी, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ, आप मुझे कोट कर सकते हैं। और ये जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त ये माइक लेके घूमा करते थे बाजारों में कि जी अब ये 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया और 5 रुपये डीजल बढ़ गया, तो आप बताइए आपकी ज़िंदगी कैसी ख़राब हो गई। और आज इनके वो माइक शाइक सारे इन्होंने बंद करके रख दिए, फेंक दिए। आज नहीं जाते बाजार में किसी को पूछने कि जी ये 300 रुपये का डॉलर हो गया और 300 रुपये का पेट्रोल हो गया, रेस लगी हुई डॉलर और पेट्रोल में, तो आप बताइए ज़िंदगी कैसी है? अपनी ख्याल आता है। अच्छा इमरान भाई, मैं एक बड़ा ब्रीफ सवाल है कि आप ये बताएं कि आपकी निगोशिएशन भी है हुकूमत के साथ, मगर आपकी तरफ से केपी के वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ 90 दिन के इलेक्शन की कोई बात बहुत कम सुनने में आती है। इसी तरह निगरान हुकूमतें 2 बैठी हैं, 90 दिन हो गए हैं, इस पे कोई पार्टी की तरफ से कोई शोर नज़र नहीं आ रहा। वाई नहीं, देखें, आज भी हमने एक पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां आज हमने की हैं। आज हमने तो उसका आगाज़ कर दिया है अपनी एक नई कैंपेन का, और इसको हम बिल्टअप करेंगे अब इंशाल्लाह। हम बिल्कुल इसके ऊपर हैं और हम वेट कर रहे थे सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट से कोई हतमी फैसला आ जाए तो उसके आगे हम चलेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम 14 तारीख को लास्टली बिल्कुल ब्रीफली फरमा दीजिएगा, वक्त मेरे पास कम है, कि सुप्रीम कोर्ट से कोई हतमी आपके मुताबिक मुनासिब फैसला ना आया तो फिर आप सड़कों पे होंगे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसे कबूल करेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं, हम कबूल कर चुके हैं। इससे बड़ा फैसला क्या होगा कि हमारी हुकूमत गिराने पे आ गया था और हम चुपचाप वहां से निकल के बाहर, और ना हमने कोई रेजिस्ट किया, ना हमने कोर्टों को और जजों को गालियां दी, ना किसी को कुछ कहा हमने। ठीक है, बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन। थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल, अपना कीमती वक्त दिया है। एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो साबिक भारत में जो हमारे हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे बिलावल भुट्टो साहब को इंडिया जाना चाहिए था, या अगर नहीं जाना चाहिए था तो क्या प्लान होना चाहिए था। से विदा। हमारे साथ साबिक सीनियर डिप्लोमेट इंडिया में हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो भारत का दौरा किया उसके बाद जो तनकीद हो रही है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ये एक वतीरा रहा है कि जो भी एक फ्रेंडली ओवरसेस रखता है इंडिया के साथ तो ऑपोजिशन ट्राइज टू टेक द कार्पेट फ्रॉम बीनीथ देयर फीट, वो निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे भी यही हुआ। तहरीक इंसाफ की तरफ से खासतौर पर इस पर काफी तनकीद हुई, कहा गया कि जाना नहीं था चाहिए और प्रोबेबली बिन बुलाए चले गए वहां पे। बिन बुलाए से मतलब है कि चूंकि वो एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को या पाकिस्तानी डेलीगेशन को होस्ट करने के लिए। जो रिस्पॉन्ड उन्होंने वहां पे किया वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था उनका टीवी प्रोग्राम्स में, और ओवरऑल जो उन्होंने वहां पे बातचीत की। आपके ख्याल में बिलावल साहब को जाना चाहिए था? कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हो गई। इससे कतई ताल्लुक कि बेइज्जती हुई है नहीं हुई है, मैं भी उसी शायद ग्रुप में शामिल हूँ जिनका ख्याल ये था कि नहीं जाना चाहिए था, बट उसके रीजंस कुछ डिफरेंट थे। मेरा अपना ख्याल ये था कि एक तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जहां हमारी कमिटमेंट ऑब्वियसली है, और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, और ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहुत मुश्किल सी सिचुएशन पैदा हो गई हमारे लिए, और हमने इसमें एक बैलेंस करना है। क्योंकि हमने, अगर आप देखिए तो क्लाइमेट जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद पिछले हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो हमने
सब वर्चुअल अटेंड की। बिल्कुल तो ठीक। मेरा अपना ख्याल ये था, तो हम ये मीटिंग भी वर्चुअल अटेंड कर सकते थे, या अगर हमारा जाना बहुत ज़रूरी था तो हम थोड़ा सा इसको डाउनग्रेड कर लेते अपनी पार्टिसिपेशन को, और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आवर फॉरेन मिनिस्टर हम अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भिजवा देते, क्योंकि आगे जुलाई में एससीओ की समिट भी आने वाली है और उसमें फिर हम फॉरेन मिनिस्टर को भिजवा सकते थे। एक लिहाज से हम भारत के साथ जो इस वक्त हमारा एक इम्पास है, डेडलॉक है, वो भी ज़रा दुनिया को मालूम होता कि हम जम्मू और कश्मीर के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एक लिहाज से हम एजिटेट करते, लेट्स पुट इट दिस वे। सही। लेकिन हम मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन जब ठीक है, अब हमारे वज़ीर ख़ारजा चले गए, उन्होंने माशाल्लाह अच्छी तकरीर बासित साहब, ये जो इंडिया की तरफ से स्पेशली अंडर द मोदी रिजीम हिंदुत्व भारत के अंदर ये जो बेलिजरेंस है उनकी, ये जो मैं तो कहूंगा दहशतगर्दाना किस्म का जो उनका रवैया होता है, ये तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ये यूं ही रहेगा। तो इसका हल फिर यही रहेगा कि हम क्योंकि रीजन तो है ना एक, और ट्रेड नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली जरूरत तो पड़ेगी दोनों को एक दूसरे की। लेकिन हम फिर क्या यही करते रहेंगे कि वर्चुअली अटेंड कर लें या बिल्कुल किनारे किनारे चलते रहें इन मामलात के? नहीं, ये बात नहीं है। हमें अपने ऑप्शंस देखने हैं, हमें अपनी बॉटम लाइंस डिफाइन करनी है। सफारतकारी में यही होता है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखते हैं। आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आया आप जम्मू और कश्मीर आपकी प्रायोरिटी है, या आप इस वक्त ये चाहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए, भारत के साथ हमने बातचीत करनी है, ट्रेड करना है, वो आपकी प्रायोरिटी है? और दोनों अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं तो फिर उस हिसाब से आपने अपनी डिप्लोमेसी को कंडक्ट भी करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपके मुल्क के अंदर भी एक लिहाज से कुछ सियासी बेहतर हालात हों, कुछ यकीनी सूरत हाल पैदा हो। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में भी हम जानते हैं, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, एक सियासी बुरहान सी की कैफियत है, और भारत में भी अगले साल इंतखाबात हो रहे हैं। तो भारत आपके साथ उस तरह इंगेज नहीं करना चाहता फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग में, क्योंकि वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो है, इलेक्शनरिंग जो है, उसके इट्स नॉट कंपैटिबल विद दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक भारत में अप्रैल में अगले साल तक इलेक्शन नहीं हो जाते, पाकिस्तान में भी इंतखाबात नहीं हो जाते, पिछले साल कह रहा हूँ, पिछली मरतबा भी आपको तो याद होगा इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद भी हुई थी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आई है तभी कुछ ना कुछ, क्योंकि वहां पे वो जरा इतने जवाबदेह नहीं है और वो राइट की पार्टी है, तो वो एक अपना जमा लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल उसमें मैं ये रखना चाह रहा था कि आप इस दफा उम्मीद रख रहे हैं कि इलेक्शंस तक का वेट करें। पिछली दफा इमरान खान साहब ने वेट किया था कि इलेक्शंस हो जाए, और उन्होंने तो कह दिया था कि बीजेपी आ जाएगी तो कुछ मामला बन जाएगा फॉर द गिवन रीजन जो मैंने बात की। तो दोबारा किस चक्कर में हम उम्मीद रख सकते हैं सर? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे 1999 में, उसके बाद 2004 से हमने कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू किया। फिर मनमोहन सिंह के ज़माने, बल्कि वाजपेयी के ज़माने, बैक चैनल पे डिप्लोमेसी शुरू हुई। 4 पॉइंट फार्मूला प्रेसिडेंट मुशर्रफ का हम डिस्कस करते रहे। क्वेश्चन यही है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किस तरह क्या चाहते हैं, बुनियादी क्वेश्चन ये है। और मैं समझता हूँ कि जो भारत का इस वक्त रवैया है, हमें तो तवक्को, मतलब मेरा एक वरी है कि अगले साल के शुरू में पुलवामा जैसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, या उसके बाद फिर बालाकोट जैसी हरकत की जाए। ये मुमकिन है, क्योंकि इंतखाबात से पहले बीजेपी का यह वतीरा रहा है कि वो एक पाकिस्तान बैशिंग, एंटी कश्मीर रेटरिक को ज़रा बढ़ा देते हैं ताकि जो हिंदू वोट है वो उनको मिल सके। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगले इंतखाबात में जो भारत में सारी ऑपोजिशन है वो इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़े। अगर ये बीजेपी वर्सेस ऑल अदर पार्टीज हो जाता है तो फिर बीजेपी के लिए यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए जहनी एतबार से कि अगले साल के शुरू में कुछ ना कुछ हो भी सकता है और हमारे लिए मजीद टेंशन बढ़ सकती है। तो लेकिन पाकिस्तान और भारत, जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बदलती दुनिया को अगर हम देखें, मतलब इसी कश्मीर के साथ ही फ़लस्तीन है, अब तो लगता है सऊदी अरब भी बड़े क्लोज़ है वहाँ पे, अपना यूएई में उनके रिलेशनशिप हो गया, अरब इसराइल में बहुत चेंजेस आई है, वो हमारा क्योंकि मौजूद नहीं है। मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, जिस जगह गोवा में आप गए हैं वहाँ पे चाइना का भी फॉरेन मिनिस्टर बैठा है, और पाकिस्तान की तरह चाइना का भी वही डिस्प्यूट है। हम एक्सट्रीम साउथ में हैं, बीच में इंडिया, ऊपर नॉर्थ में
चाइना है, उनका भी इंडिया से वही डिस्प्यूट है जो पाकिस्तान का, इस वक्त कश्मीर के रेफरेंस से बात करो, मगर वो $150 बिलियन का ट्रेड भी है, वो मिलते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं। तो हमारे यहाँ अब पूरी दुनिया का जो इंटेलेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स का, वो कह रहा है कि रीजनल ही पाकिस्तान को सूट करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो आप क्या समझते हैं, हमें क्या हमारे में सलाहियत नहीं है कि यहाँ हमें वाकई कश्मीर के लिए इंडिया से दरवाजे बंद रखने चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी मेकर्स पे कि वो क्या समझते हैं कि रियासत का इंटरेस्ट किस में है। अगर हम वाकई ये समझते हैं कि बिकॉज ऑफ कश्मीर और हमारे ताल्लुकात भारत से नहीं हैं, इस वजह से हमारी इकनॉमिक एक लिहाज से हमें एक मुश्किलात का सामना है, या इसकी वजूहात हमारे इंटरनल भी हैं। जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक एक इकनॉमिक कॉन्टीन्यूटी नहीं होती, गुड गवर्नेंस नहीं होती, करप्शन ख़त्म नहीं होती, ये भी तो वो वेरिएबल्स है ना जो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भारत की हॉस्टिलिटी की वजह से, हम भारत की हॉस्टिलिटी के बावजूद भी 60s में भी हम बहुत आगे थे भारत से, इवन 70s और 80s और 90s तक भी हम भारत से आगे थे। और आज भी अगर आप देखिए तो भारत ठीक है 3 ट्रिलियन 3-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया होगा, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिए तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि हम सारा, अगर आप भारत के साथ ताल्लुकात ठीक भी कर लेते हैं, कश्मीर को 20 साल के जिस तरह कहा जाता है उसको फ्रीज भी कर लेते हैं, तो क्या जब तक आपके अंदर पॉलिटिकल, सर वैसे जब आप थे इसी में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है। एक बात में ऐड कर लूं। देखिए, एक और बड़ी हम गलती करते हैं कि अपना मुकाबला भारत को, जो हमारा इक्वेशन है, उसको चीन और भारत के साथ कंपेयर करते हैं। चीन ने भी माजी में हमें बहुत दफ़ा, मैं खुद जानता हूं, मैं मीटिंग में बैठता रहा हूं, कि चीन हमें ये मशवरा देता रहा है कि आप जी फिलहाल कश्मीर वगैरह पे बात ना करें, इसको भूल जाएं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की रियासती दहशत, वहाँ 14 मिलियन लोग रहते हैं, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। अगर भारत में वहाँ दहशतगर्दी है, लोग मर रहे हैं, खवातीन का रेप हो रहा है, मैस ग्रेव्स वहाँ पे हैं, तो किस तरह आप यू कैन लुक द अदर वे कि जी हम ठीक है, इस पे बात नहीं करते? ये मुमकिन नहीं है। ये एक लिविंग डिस्प्यूट है। दुरुस्त फरमाया आपने, ये मुमकिन नहीं है। मगर आपने रियासत की बात की है तो मैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म खान साहब को कोट करूँगा कि उनको रियासत का जो सबसे बड़ा सिंबल है, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू फाइट विद इंडिया। तो मैं आपको रियासत का भी इंडिकेशन दे रहा हूँ, वो बंदा कह रहा है जिसने 6 साल पाकिस्तान आर्मी को हेड किया है। तो इसके बाद भी हमें जंग पे जाना चाहिए, हमें इस महाजराई का हिस्सा बनना चाहिए। वो मुबैना तौर पे वैसे साथियों को कह रहे थे, इमरान खान को नहीं था। खान साहब ने कहा यार, अब देखिए वो आ गया कल में तफसील नहीं, आर्मी चीफ के हवाले से वो कह रहे होंगे, जो 2 जर्नलिस्ट ने हमारी बात की है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि हम तो कभी भारत से जंग नहीं करना चाहते। हमारा तो सारा जो सिक्योरिटी कैलकुलस है वो डिफेंसिव है। हमने तो कभी एग्रेशन की बात नहीं की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर पे हमला करने जा रहे हैं या हम उसको बाय फोर्स देना चाह रहे हैं। हमारा तो, हम चाहते हैं कि पीसफुली हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या भारत तैयार है कश्मीर पे बातचीत करने के? वो सर, तो कहते क्यों हैं तैयार होगा भारत? सवाल तो ये है मेरा, तो हमेशा वैसे हकीकत पसंदाना तौर पर ज़हन में आता है, भारत क्यों तैयार होगा? भारत इसलिए तैयार होगा, एक लिहाज से देखिए, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इस वक्त भी 8 से 9 लाख फोर्सेस वहां उनकी मौजूद हैं। वो अपना जो रीजनल और ग्लोबल एजेंडा है, एक ग्लोबल रीजनल पावर बनने का, ग्लोबल पावर बनने का, उस वक्त तक वो उसको हासिल ही नहीं कर सकते जब तक कि उनके अपने रीजन में हार्मनी और पीस ना हो। उनकी भी मजबूरी है कि जम्मू और कश्मीर का मामला कहीं जाकर तो तय हो। उनके अपने जो चीन के मसाइल हैं, आप समझते हैं कि चीन के जो LAC के जो डिस्प्यूट है उसके हल किए बगैर चीन वुड एवर लाइक इंडिया टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर उनको बनने देंगे? क्वेश्चन डजंट अराइज। ये बात नहीं है कि हमारे पास कार्ड्स खेलने के लिए नहीं है। जब हमने 2 फ्रंट सिचुएशन हमें क्रिएट करनी चाहिए थी भारत के खिलाफ 2021 में, 2020-2021 में, तो हमने सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया भारत के साथ। तो हमारे यहाँ इनकंसिस्टेंसीज बहुत हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं और किस वक्त क्या करना चाहिए। अच्छा बात साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमेशा हुआ है, सूरज सिंह और भुट्टो की नेगोशिएशन बड़ी मशहूर है, फिर ये अपना मुशर्रफ साहब के साथ हमारे कसूरी साहब गए थे, फिर यहाँ पे वाजपेयी आए, एकदम खान अपना
छुपते पता नहीं लगा जनाब मोदी साहब भी आए। मोदी साहब आ गए। पाकिस्तान वो ऐसे अजीब लगता है कि ऐसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये मिलते हैं और लगता है जी भी शादी होने लगी है। ये 5-6 दफ़ा 75 साल में हुआ है, मगर फॉर सम रीज़न होती नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी छुपी चीज़ है, कौन सा इनको मसला है कि ये क्यों नहीं सेटल कर पाते? ये तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। देखिए, बहुत से सब, एक तो बाहमी एतमाद की कमी है बदकिस्मती के साथ, और ये उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे तनाज़ात रहेंगे। और ये जो एक लिहाज से, और चूंकि उनके यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है, सच्ची बात ये है, कभी उनके पोजीशन की बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कभी वो कहते हैं जी हमारा अंदरूनी मसला है, हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाबा, अगर आपका अंदरूनी मसला है, आपका टूट अंग है, तो पिछले 50 सालों में शिमला एग्रीमेंट में ये क्यों लिखा है कि कश्मीर के हमने इशू को सेटल करना है पीसफुली? और फिर हम ये बैक चैनल पे 5 साल क्या करते रहे 2004 से लेकर 2008 तक। ये ठीक है किसी हद तक कि कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हो गई, मिसाल के तौर पर 1999 में जब वाजपेयी आए तो कारगिल का हमने एक शोशा छोड़ा, वो हो गया किसी हद तक, उसके हम भी जिम्मेदार हैं। फिर बाद में जब चला तो मुंबई अटैक हो गया 2000 में, उसकी वजह से रुक गया। फिर पठानकोट का वाक़या भी हो गया, उड़ी का वाक़या भी हुआ। फिर हमने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया यहाँ पे स्पाई और एस्पियोनाज और सबवर्जन के केसेस में। तो ये फिर बुरहान वानी की शहादत हो गई मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो इशू है हमारा ना, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको हम अकेले सॉल्व कर सकें। तो ये भारत को भी समझना सर, चाहिए मैं कि उसके अगर जसारत कर सकूं, जैसे अफगान पॉलिसी है उसी तरह से इंडिया की पॉलिसी बहुत बड़ा रोल उसके अंदर, बहुत बड़ी से आई वुड से हमारी एस्टैब्लिशमेंट की होती है। मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कारगिल ऑपरेशन के हवाले से कि मैंने बेनजीर भुट्टो को एक वॉर गेम के दौरान वो उनको प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था, वो DGMI होते थे, कि जी जो विंडो है ना कश्मीर सोल्यूशन की, इट्स फास्ट क्लोजिंग डाउन, ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इसी वजह से उन्होंने कारगिल का वो एक एडवेंचर किया। बाजवा साहब की स्टेटमेंट जो साफियों के सामने थी वो आपके सामने है, वो क्या सोचते हैं, उसका कोई अभी तक डिनायल नहीं आया। अभी जो करंट रिजीम होगी, आपके ख्याल में उनका बदल गया होगा कि उनको लग रहा होगा कि अब विंडो खुल गई है दोबारा, कोई ये तो सक्सेसिव आर्मी चीज को ये लग रहा है कि विंडो क्लोज हो रही है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें अपेरेंटली लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन मैं बहैसियत एक साबिक सफारतकार के जिसने भारत के साथ काफ़ी साल डील किया है, मैं अभी समझता हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन हमने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। हमने वो रोबस्ट डिप्लोमेसी नहीं की जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, लेकिन क्या हमने पाकिस्तानी और कश्मीरी जो डायस्पोरा है उसको हमने मोबिलाइज किया है? हमने आज तक उनको सही मानों में पाकिस्तान या कश्मीर कॉज के लिए मोबिलाइज नहीं किया। मैं खुद चूंकि लंदन में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जब भी हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने 27 अक्टूबर या 5 फरवरी का कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते थे तो 10-12 लोग आके प्ले कार्ड्स उठा के खड़े हो जाते थे। तो हमने इसको सही, और मैं कई सालों से ये कह रहा हूँ, जब मैं तो इस पे सर इतना ही कह सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ कि आप करियर डिप्लोमेट हैं, आप और जो आप बता रहे हैं जो मशवरे, ये प्लॉजिबल हैं, ये हो सकते हैं। मुझे यूं लग रहा है जैसे आपकी डिप्लोमेट्स की जो करियर डिप्लोमेट से शायद फिर सुनी नहीं गई है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक बड़ी मिस्ट्री है, मैं मेरे लिए खुद रिटायर होने वाला हो गया हूँ, ये बता दें कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कौन बनाता है और कौन चलाता है? मुझे आज तक नहीं पता चला। मलिक साहब, खारजा देखें, क्या हमारी पॉलिसी है क्या कश्मीर के बारे में? कश्मीर की इस वक्त तो पॉलिसी हमारी यही है कि 5 अगस्त 2019 के जब तक स्टेटस को नहीं बहाल होगा हम भारत के साथ इंगेज नहीं करेंगे। लेकिन शूमिय किस्मत देखिए ना कि हम एक तरफ कह रहे थे कि हमने इंगेज नहीं करना, और दूसरी तरफ बैक चैनल पे उस वक्त के DGISI और अजीत डोवल के दरमियान मुलाकातें हो रही थी, और उसी के नतीजे में फिर सीज फायर एग्रीमेंट भी 25 फरवरी 2021 को हमने साइन किया। तो ये जो हमारी पॉलिसीज में इनकंसिस्टेंसीज हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक जगह बैठकर, एक, मैं ये नहीं कहता कि आप कश्मीर पे तूफान खड़ा कर दें, लेकिन जो कुछ भी नहीं सर, समझ आ रहा है आपका आर्गुमेंट, और एक चूंकि टाइम की कमी है, मैं इस वजह से मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ रहा है आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के। आज CPEC के हवाले से भी और पाकिस्तान चाइना एक जॉइंट प्रेसर भी हुआ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये सियासी जमातें, हमारी ख्वाहिश है
कि अपने मामलात यहां पे कुछ ठीक करें ताकि आप लोग भाई मुआशी तौर पर आगे जाएं। उनको समझ आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही। सीपैक का बता दीजिए आपको क्या मुस्तकबिल लग रहा है आगे, और इससे अमेरिका नाराज तो नहीं हो जाएगा दोबारा? सीपैक का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है। हमें अपने कार्ड सही खेलने चाहिए, और दुनिया भर में कनेक्टिविटी की बात हो रही है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है, और मैं समझता हूं कि अमेरिका को पता है कि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ किस नोयत के हैं। इसी वजह से उनका फोकस ज्यादातर भारत की तरफ है। वो चाहते जरूर हैं कि सीपैक में रुकावट पड़े। इसीलिए जब हमारे वजीर खारजा ने अपनी तकरीर में सीओ में सीपैक का जिक्र किया, तो आपने देखा नहीं कि जयशंकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उस पर रिएक्ट किया, लेकिन हमें नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बनानी चाहिए। ब्रीफली लास्ट कमेंट बासित साहब, आपके इल्म में है जो जनरल बाजवा और डिफरेंट जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वाज कमिंग टू पाकिस्तान, तय हो गया था तमाम दौरा, और फिर इमरान खान को बाद में पता चला, ये बात दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब पाकिस्तान आते और वो हिंगलाज माता जो उनका मंदिर है बलूचिस्तान में वहां जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मैं चूंकि खुद भी मिलता रहा हूं इन सब लोगों से, कम से कम मेरे नॉलेज में ऐसी है, मुझे किसी ने कभी जिक्र नहीं किया इस चीज का। ठीक है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के हमने कहा आप चूंकि ज्यादा यू वुड बी प्राइवी टू दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच बासित साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़िर मलिक साहब, आपको भी एंड पे जवाब मिल गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी रन कौन करता है कि नहीं मिला? नहीं, एक उनका कंक्लूजन बहुत अच्छा, वो कह रहे हैं कि सारे जितने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं वो इकट्ठे हों और एक डिफाइंड पॉलिसी बनाए। आई थिंक वेरी सेंसिबल, हाँ, पॉजिटिव में हम यही लिखते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सारे इकट्ठे हों, एक पॉलिसी और उस पर अमल करें। बिल्कुल, ये कॉलम लिख लें, आर्टिकल लिख लें, मजमून लिख लें, तो ये उसमें यही चीजें हम लिखते हैं ना कि भाई यूं होना चाहिए, यूं होना भी चाहिए ना, सबका एक होना। चले खैर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना फीडबैक दीजिए।